हेलो दोस्तों, मैं हेमंत सिंह दिल्ली एजुकेशन क्लासेस में आज आपका स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम जो देखेंगे वो देखेंगे वो आर्टिकल्स देखेंगे जो डीपीएसपी में है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनको देखेंगे हम। तो आप समझ लें ये होते क्या है, मोटे तौर पे आप एक आइडिया रखेंगे ये होते क्या है। सिंपल सी बात है, कुछ कर्तव्य होते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूँ एक फादर की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को कैसे कैसे जीवन यापन करवा सकता है, यानी इसको स्कूली शिक्षा देनी है, उसे गाइड करना है, ठीक है। तो उनके कर्तव्य होते हैं, जैसे माता पिता के कर्तव्य हैं बच्चों का पालन पोषण करना, ठीक है, और बच्चों का कर्तव्य है कि अच्छी शिक्षा को लेना, ठीक है, शिक्षा लेना और खेलना कूदना, जो उनके कर्तव्य हैं वो कर्तव्य निभाना, ठीक है। जैसे बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद में आपके पास में कर्तव्य है कि एक जॉब ले लेनी चाहिए हमें, जिससे क्या हो, जीवन निर्वाहन हो। तो कुछ कर्तव्य यानी हमारे जो ड्यूटीज हैं उसी ड्यूटीज की तरह किसकी, राज्य की ड्यूटी है कि राज्य हमारे लिए क्या करेगा, ठीक है। तो वही आर्टिकल्स हमें बताएंगे डीपीएसपी में, जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, यानी अनुच्छेद अगर 36 से बात करूं तो 51 तक हमें वही बताते हैं कि भाई राज्य को क्या करना चाहिए और राज्य के मौलिक कर्तव्य, मतलब राज्य के कर्तव्य क्या है, यानी कि उनके राइट्स क्या हैं, यानी कि वो क्या ड्यूटीज हैं इनकी। तो हम देखते हैं इनमें ड्यूटीज क्या है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 51 ए है, वो हमारे लिए क्या बताता है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अलावा हमें बताता है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है हमें, ठीक है, मौलिक कर्तव्य बताता है। आप ध्यान रखेंगे क्या इनके बारे में मुख्य तरीके से मैंने आपको समझा दिया, लेकिन कुछ जो पॉइंट हैं जो मोटे तौर पे आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसमें पहला पॉइंट क्या है कि कानून न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है, यानी कि अगर मान के चलिए कि अगर राज्य आपके लिए अपने कर्तव्य नहीं निभाता है, जैसे मान के चलिए आपके पिताजी की जो ड्यूटी है वो ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, तो उनके ऊपर पनिशमेंट देने वाले आपके दादाजी नहीं है, यानी उनके पास में राइट नहीं है कि भाई मैं इसको डंडा मार के ये काम करवाऊं, ठीक है। तो ऐसे ही कहने का मतलब ये है कि अगर न्याय अपनी कोई ड्यूटी नहीं निभाता है, मतलब राज्य अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है, तो कानूनन न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता, यानी उसके लिए तुम क्या नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई ये अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपका। नेक्स्ट, राज्य का कर्तव्य है कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए कानून बनाए। सिंपल सी बात है, यानी कि जो भी कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को बेहतर करने के लिए वो क्या बनाए, कानून बनाए या नियम बनाए, किसके लिए, हमारे लिए, आम लोगों के लिए, जनता के लिए, ठीक है। तो ये उसके कर्तव्य हैं। अब अनुच्छेद 36 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 36 हमें क्या कहता है वो समझ लेते हैं। अनुच्छेद 36 हमें कहता है राज्य की परिभाषा, यानी राज्य की परिभाषा देता है क्या, अनुच्छेद 36, और वही परिभाषा दी गई है जो अनुच्छेद 12 के अंदर दी गई है। और अनुच्छेद 12 के अंदर क्या परिभाषा दी गई है वो आप देख लें। अनुच्छेद 12 के अंदर जो परिभाषा दी गई है वो परिभाषा दी गई है कि केंद्र सरकार प्लस कार्यपालिका, केंद्र सरकार प्लस कार्यपालिका और राज्य सरकार प्लस राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहां पे कहीं ना कहीं सेंटर की बात हो रही है, सेंटर की गवर्नमेंट हो गई, यानी कि गवर्नमेंट हो गई, और कौन होगी, एग्जीक्यूटिव हो गई, ठीक है। यहीं पे स्टेट गवर्नमेंट हो गई और स्टेट की एग्जीक्यूटिव हो गई, ये दोनों के दोनों हो गए। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये राज्य बना रहे हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं केंद्र पे, तो केंद्र की जो सरकार है वो और कार्यपालिका, और राज्य की सरकार है और राज्य की कार्यपालिका है, वो मिलकर क्या बना रहे हैं, राज्य की परिभाषा दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब ये सेंटर की भी ड्यूटी हो गई और स्टेट की भी ड्यूटी हो गई। राज्य का अर्थ यहां पे दोनों से है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 37 क्या कहता है। अनुच्छेद 37 कहता है, पहला पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कानूनन लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि जो मैंने आपको ऊपर बताया वही चीज यहां पे है, और जो कि अनुच्छेद 37 में बताई गई है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कानून लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर मैं कहूं आप कोर्ट में चले जाएं और कहें कि भाई इसे लागू करवाओ कि ये इनकी ड्यूटी है और ये निभा नहीं रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप एक काम करें कि आप सपोज मान लिया कि आपके फादर की कोई ड्यूटी है, यानी कि उनका ये काम है कि भाई उनको आपको कि ये चीज लेके आनी है, या फिर कोई भी कर्तव्य है, फादर के जो कर्तव्य हैं उनके, अगर वो कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर जीवन यापन करने के लिए वो आपको पैसा नहीं दे रहे हैं या घर में पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आप उसके लिए आप अपने दादाजी से बोल नहीं सकते कि भाई ये हमको ये नहीं कर रहे। तो यही एक तरीके से क्या हो गया कि अब ये कहा नहीं जा सकते, कानूनन हम किसी के पास जा नहीं सकते। तो इनके पास में राज के नीति निर्देशक तत्वों को कानून लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि अब इसमें कानून कोई भी अपनी तरीके से क्या नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे कहूं, कहने का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, कोई सा भी कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता कि वो कहे कि भाई इसे लागू करके दिखाओ, है लागू करो इसे, ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, राज्य का कर्तव्य है कि राज्य को बेहतर बनाने के लिए नियम बनाए। तो राज्य का क्या कर्तव्य होगा कि वो कानून
बनाए किसके लिए? बेहतर बनाने के लिए, राज्य को बेहतर बनाने के लिए अच्छे अच्छे नियम बनाए जिससे राज्य क्या हो, सही से संचालित हो सके। ठीक है, यानी जो कमियां हैं दिख रही हैं कि नियम में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करते हुए अच्छे अच्छे नियम बनाए। यही है एक्चुअल में इसका मतलब डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का यही अर्थ है कि वो क्या करे, ऐसे नियम बनाए जो देश को क्या करे, राज्य को आगे बढ़ाए, चाहे वो केंद्र से बनाए चाहे वो राज्य से बनाए, दोनों में से कहीं से बनाए, वो बेहतर करने के लिए बनाने हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी कि समाज में व्यवस्था बनाने के लिए क्या करेगा, लोक कल्याण। लोक कल्याण का मतलब क्या है? पब्लिक के लिए। कहां की बात हो रही है? राज्य पब्लिक के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, यानी लोक कल्याण का मतलब होता है सभी लोगों के कल्याण के लिए। लोक का मतलब क्या है कि यहाँ पे लोगों की बात हो रही है। लोक का मतलब क्या है? लोगों के कल्याण के लिए जो भी हो सकता है उनकी अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब होता है, अभिवृद्धि का मतलब यहां पे क्या है? अभिवृद्धि का मतलब है एक अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बनाने की, उनकी वृद्धि की जाए, यानी कि एक प्लान्ड ग्रोथ की जाए। प्लान्ड ग्रोथ का मतलब क्या है? एक सही ढंग से वृद्धि की जाए जिससे किसी चीज का नुकसान ना हो। तो अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें समाज में सभी लोग समान होंगे। ठीक है, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 39 कहता है, अनुच्छेद 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं, कुछ नीति तत्व हैं, वो क्या है ध्यान रखें आप। तो राज्य है वो पुरुष स्त्री को समान रूप से जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कहीं भी किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन या मतभेद या कोई भी विभेद नहीं आना चाहिए किसके बीच में, पुरुष और स्त्री को समान रूप से साधन उपलब्ध कराने के बीच में। ठीक है, यानी कि अगर उनकी जीविका जीनी है तो हमें समान रखना पड़ेगा, स्त्री और पुरुष को, सबको। ठीक है, तो उनकी जीविका को पर्याप्त साधन प्राप्त कराएं। दूसरा, अगर सपोज मानिए कि किसी के साथ में, महिलाओं के साथ में क्या होता है कि उनके साथ में सही से वेतन नहीं दिया जाता, उनको कम वेतन दिया जाता है। यानी कुछ जगह पे ऐसी जगह पे जहां पे भाई महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया, अगर कहीं पे ऐसा होता है तो ये राज्य की ड्यूटी है कि वहां पे समान वेतन आदि इस प्रकार का कोई नियम है तो वो बनाए, ताकि वो क्या करे, सबके लिए समानता लेके आए। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे आप। ये किसकी है? राज्य की है। राज्य का मतलब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट की अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 39 का क्या कहता है? 39 क्या कहता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। विधिक सहायता, इसमें समान न्याय का मतलब क्या है? आप मान के चलिए कि कुछ ऐसी घटना हो जाती है, जिसमें ऐसा लगता है कि भाई मैं कमजोर हूं, मैं या फिर मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जिसके पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं किसी वकील को अफोर्ड कर सकूं। कुछ ऐसी घटना हो गई जिसमें एक वकील मुझे अफोर्ड करना है अपने एंड से। ठीक है, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अफोर्ड कर पाऊं केस लड़ने के लिए। कुछ ऐसी अगर सिचुएशंस आ जाती है तो ऐसी सिचुएशंस में मैं क्या करूंगा? ऐसी सिचुएशन में कहता है न्याय व्यवस्था क्या कहती है? समान न्याय के लिए। इसमें कहा गया कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या किया जाएगा? आपको समान न्याय दिया जाएगा। समान न्याय का मतलब है कि आपके पास में भी यह अधिकार होगा कि आपको एक लीगल सर्विस दी जाएगी। लीगल सर्विस का आपको बिना किसी पैसे, निःशुल्क का मतलब है बिना किसी शुल्क के, शुल्क का मतलब बिना किसी चार्ज को दिए हुए। ठीक है, शुल्क का मतलब क्या है? बिना किसी चार्ज को दिए। निःशुल्क अर्थ यही है बिना किसी को चार्ज दिए विधिक सहायता, यानी लीगल सर्विस आपको दी जाएगी। लीगल सर्विस का मतलब क्या है कि आपकी तरफ से वकील लड़ेगा, लेकिन उसका जो पेमेंट होगी, यानी कि गवर्नमेंट वकील होगा, उसकी पेमेंट कौन करेगा? उसकी पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, यानी सरकार करेगी उसकी पेमेंट। यानी कि आपको न्याय दिलाने के लिए, आपको हर तरीके से समानता देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक समझ लें, विधिक सहायता आज के समय में दी कैसे जाती है ये और समझ लें। आजकल के समय में सपोज मान लीजिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में पैसा नहीं है, वो चाहता है कि भाई मेरे को न्याय दिलाया जाए, तो आपके पास पैसा नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया, इसके लिए कमीशन बनाए गए। ठीक है, अब मैं कहूं कमीशन कहूं या अथॉरिटी बनाऊं, तो एक अथॉरिटी सी बना दी गई। तो अथॉरिटी क्या करती है वो देखें। एक अथॉरिटी है जो नेशनल लेवल पे काम करेगी। क्या करेगी? नेशनल लेवल पे। अगर आपको लगता है तो नेशनल लेवल मतलब सेंट्रल लेवल पे काम करेगी। ठीक है, नेशनल लेवल पे काम करेगी। वो क्या करेगी? नालसा, यानी इसे बनाया गया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये बनाई गई। ठीक है, अब यही मैं स्टेट पे बात करूं, कहीं पे स्टेट में अगर आपको लीगल सर्विस चाहिए तो वो आप क्या करेंगे? स्टेट के बेस पे जाएंगे। स्टेट का मतलब है एसएलएसए। एसएलएसए का मतलब है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। यानी कि अगर आपको राज्य में, किसी राज्य में आपको विधिक सेवा चाहिए, यानी कि विधिक सेवा का मतलब क्या है? विधिक सहायता चाहिए। विधिक सहायता में लीगल सर्विस चाहिए, यानी कि आपको कोई वकील चाहिए अपने अंदर, मतलब आपको वकील अफोर्ड नहीं कर पाया, वकील चाहिए, तो आप एसएलएसए यानी स्टेट के अंदर एसएलएसए के थ्रू और नालसा के अंदर आप नेशनल सेंट्रल लेवल के थ्रू आप ले सकते हैं। अब यही सर्विस आप डीएलएसए का मतलब समझ लें, यही अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दी जाती है सर्विस, यानी अगर डिस्ट्रिक्ट पे दी जा रही है, डिस्ट्रिक्ट
लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दी जा रही है तो आपको इस बेस पे दी जाएगी, डीएलएसए के बेस पे। ठीक है, यहां तक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आगे देखते हैं अनुच्छेद 40 क्या है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जो क्या हो, ग्राम पंचायत के रूप में काम करे। ग्राम पंचायतों का संगठन एक बनाया जाए। तो ये होता क्या है, एक स्वायत्त इकाई के रूप में इसे फॉर्म किया जाए। ये कहा जा रहा है कि भाई ग्राम पंचायत की फॉर्मेशन की जाए और इनको फ्रीडम दी जाए कि वो ग्राउंड लेवल पे, यानी कि अपने ग्राउंड लेवल का मतलब क्या है कि अपने आधार पे, ग्रास रूट पे, ठीक है, अगर ग्रास रूट पे बात करूं तो अपने ग्राउंड लेवल पे वो देख सकें कि वहां की समस्या क्या है और उन समस्या का निपटान वो खुद ही कर सके। जैसे कि सिंचाई की समस्या हो गई, ठीक है, और अब मोहल्ले में कुछ ऐसी खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो उसमें भी क्या कर सकते हैं, उसकी समस्याओं का समाधान वो खुद ही कर सकते हैं। छोटी छोटी समस्याएं हैं जो कि लग रहा है कि हाँ भाई हमारे गांव में ये कमी है वो कमी है, तो उस समस्याओं के लिए आपको कहीं ऊपर हायर लेवल की अथॉरिटी पे जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक स्वायत्त इकाई यूनिट बना दी गई है, पंचायती राज यानी पंचायती सिस्टम जो दे दिया गया है वो आर्टिकल 40 के तहत आपको दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आप आसपास की जो भी अगर आपकी समस्या है, जो ग्राम से रिलेटेड जो भी गांव की समस्याएं हैं, आम समस्याएं हैं, सिंचाई से रिलेटेड या फिर नलकूप से रिलेटेड या फिर मैं कहूं किसी भी प्रकार की इरिगेशन से लेकर, ठीक है, तो वो सारी की सारी समस्याओं को सुनता कौन है? ग्राम पंचायत सुनती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। आर्टिकल 40 आपको क्लियर हो गया। आर्टिकल जो 41 है वो क्या कहता है? आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, इसका अर्थ समझ लें। इसमें सबसे पहले दशाओं का अर्थ समझ लें। दशाओं का अर्थ समझ गए तो आप सारी चीजें समझ गए, आर्टिकल समझ जाओगे। दशाओं का अर्थ है यहां पे सिचुएशंस। क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ है सिचुएशंस, यानी कुछ ऐसे हालात या कुछ ऐसी दशाएं हो जाती हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं तो उस सिचुएशन में लोक सहायता पाने का आपका अधिकार है। ठीक है, तो ये क्या है आप देखें। कुछ दशाओं जैसे काम, जैसे कि आपको काम पाने का अधिकार है। ठीक है, राइट टू वर्क कहूं मैं, जैसे कि आपके पास में अधिकार है कि आपको काम मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो काम पाने का अधिकार आपको कहां से मिल जाता है? आर्टिकल 41 से मिल जाता है। अनुच्छेद 41 देता है, 41 देता है। शिक्षा, यानी आपके पास में अधिकार है कि आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, बेसिक एजुकेशन आपको मिलती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको 14 वर्ष तक की आयु तक आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, लोक सहायता यानी सिंपल सी बात है, पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी आपको हेल्प दी जा सकती हो उसके लिए आप एलिजिबल हैं, अधिकार दिए जाते हैं। आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट आगे बताता हूं। तो हम देखते हैं आगे। तो अनुच्छेद 42, अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 42 वो क्या कहता है? वो कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता। ठीक है, फिर इसमें दशाओं का अर्थ मत समझ लें, सिचुएशंस, कंडीशंस, जिस कंडीशंस में इंसान रह रहा है या जिस कंडीशंस में वो हैं। तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं। तो काम की न्याय संगत का मतलब क्या है कि जहां पे भी कोई व्यक्ति काम कर रहा है, क्या वहां पर उस तरीके की फैसिलिटी है जहां पे वो काम कर सके, यानी कि जो जहां पे काम कर रहा है वहां पे काम करने का एनवायरनमेंट है पूरा कि नहीं है। ठीक है, यानी कि उनसे जो काम करवाया जा रहा है वो कोई हेजेडियस काम तो नहीं है, यानी कि ऐसा काम जिसमें उसको ज्यादा नुकसान हो। यानी कि अगर मैं कहूं कि जहां पे कई कोयले की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे कुछ इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्या उनको मास्क दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे, या ऑक्सीजन के लिए उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही नहीं की जा रही। तो ऐसे इस बात को लेके कह रहा है अनुच्छेद 42 कि भाई न्याय संगत और मानवोचित होने चाहिए, यानी कि उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, उनकी जो हेल्थ है उसको रिलेटेड कहीं इश्यू नहीं आना चाहिए। तो काम की न्याय संगत और मानवोचित का अर्थ यहीं पे है। दशाओं तथा प्रसूति सहायता, यानी कि अगर मैं बात कहूं कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है, प्रसूति सहायता का मतलब क्या है कि यहाँ पे फर्टिलिटी की बात हो रही है। अगर कोई महिला अगर प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि अगर गर्भ से है, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से कहीं पे भी, यानी कि अगर वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, ठीक है, किसी भी जगह पे हो, सरकारी या निजी, किसी भी जगह पर उसको अधिकार है कि उसको सहायता प्रदान की जाए। कैसी सहायता प्रदान की जाए? उसको लीव जो दी जाए, उसको यानी कि उससे मैटरनिटी लीव दी जाए। मैटरनिटी यानी मातृत्व की जो लीव होगी, यानी कि मां बनने की जो लीव है, यानी कि गर्भ से आने के बाद जो उसको समय चाहिए उसके लिए जो लीव दी जाए, यानी उसको वहां पे फैसिलिटी भी इस प्रकार की जाए। कहां पे? जहां पे वो काम करती है। ठीक है, और किसी प्रकार की असमानता ना की जाए। यहाँ पे क्या नहीं की जाए? असमानता किसी प्रकार की ना की जाए, ये ध्यान रखेंगे। तो अनुच्छेद 43, यानी मैं अनुच्छेद 43 की बात करूं तो अनुच्छेद 43 हमें क्या कहता है? अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी का मतलब क्या है कि सरकार
अपने लिए सरकार, राज्य जय सरकार की बात करूं या राज्य की बात करूं, राज्य प्रतिबद्ध है कि वो कर्मकारों, यानी जिनके पास में जो कर्मकारों का अर्थ यहां पे समझे, जो काम करने के लायक हैं, कर्मकारों के लिए क्या करे, निर्वाह मजदूर, निर्वाह का मतलब लिविंग वेजेस उनको दिए जाएं, उनके लिए प्रतिबद्ध है कि उनको मजदूरी दिलाएगी या फिर काम उनको दिलाएगी। ठीक है, यहां पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यानी कि आप मान के चलिए कि आप क्या है, आपके पास कोई स्किल है, तो गवर्नमेंट क्या है, प्रतिबद्ध है कि वो आपको कोई ना कोई काम दिलाए। ठीक है, यहां पे ये है इसका। लेकिन अब ये कितना फॉलो करते हैं नहीं करते हैं वो इनके ऊपर निर्भर करता है, और इनके ऊपर कोई प्रतिबंध तो है नहीं कि भाई तुम्हें ये करना ही करना है, यानी कि कानूनन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती अगर वो करना चाहें या ना करना चाहें। तो दोस्तों अनुच्छेद 44 है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल की मार्केट में। अगर मैं कहूँ आजकल की मार्केट की बात करूँ, या फिर मैं कहूँ आजकल की जो गवर्नमेंट है वो अनुच्छेद 44 को लेके बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है इसको कि भाई अनुच्छेद 44 आए, और ये आना भी चाहिए। मेरा मानना भी यही कि अनुच्छेद 44 के तहत अभी सारा सिस्टम हो जाना चाहिए। यानी कि अब ये क्या रहेगा, अनुच्छेद 44 कहता क्या है कि राज्य में समान नागरिक संहिता हो। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है कि आपके लिए, सभी के लिए नियम समान बनाए जाएं। अब ऐसा नियम ना हो कि अगर मैं कहूँ कि कुछ विशेष लोगों के लिए कुछ अलग नियम चल रहे हैं और कुछ विशेष लोगों के लिए अलग नियम चल रहे हैं। अगर मैं कहूं तो जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये अलग चल रहा है अपने तरीके से। ठीक है, अगर मैं वहीं पे बात करूं, कुछ नियम है वो अलग चल रहे हैं, तो कुछ जो नियम अलग बना के चल रहे हैं वो नियम अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है, सभी के लिए समान नियम होना चाहिए। जैसे 3 तलाक की कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो अलग चल रही हैं, बिल्कुल ही अलग चल रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर नियम के अनुसार सभी के लिए नियम समान हो जाए तो वो सारी चीजें सबके लिए समान हो जाएंगी, तो इसमें फिर किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, सबके लिए समानताएं हो जाएंगी। यानी कि एक ही नियम सबके लिए लागू हो जाएगा। और नियम ऐसा नहीं है कि सिर्फ नियम किसी के फेवर में बनेगा, रिचुअल सारी वही होंगी, जितने भी आपके रिवाज हैं वो वही होंगे, बट क्या होगा, कुछ चीजों में फैसले जो लिए जाएंगे वो एकदम इक्वल लिए जाएंगे, समान लिए जाएंगे, जिसमें क्या हो कि इंसान को समान समझा जाए। अभी महिलाओं को क्या किया जाता है, समान नहीं समझा जाता। 3 शब्दों में सिर्फ कहानी खत्म हो जाती है महिलाओं की, यानी जीवन पूरा खत्म हो जाता है। 3 शब्द होते हैं, तलाक तलाक तलाक, और 3 शब्दों में क्या है, एक महिला अपने जीवन भर के लिए तरस जाती है कि भाई कैसे जीऊंगी मैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो मैंने आपको समझाई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल हैं, बाकी के आर्टिकल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।